फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेज़ी फॉर आईएएस। क्रेज़ी फॉर आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो का टाइम देख के घबराइएगा नहीं, क्योंकि हम 3 दिन की न्यूज़ को कवर करेंगे। 25 से 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स ऑल इन वन। हाँ जी, आपके जो भी मेन वेबसाइट्स और यूट्यूब पोर्टल्स हैं, आप जाके बाकायदा देख सकते हैं। हमने यहाँ पे एक एक न्यूज़ को पूरी तरीके से कवर किया हुआ है, आपका कोई भी लॉस नहीं होगा। दिस इज़ माई पर्सनल गारंटी। एंड आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। एंड अभी जो हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे, इसमें आगे बहुत ही प्यारे प्यारे आर्टिकल्स आएंगे जो एडिटोरियल्स वगैरह हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ एंजॉय एंड एंजॉय द लर्निंग पार्ट। ओके, सो पहली जो न्यूज़ है वो है प्रकृति के बारे में। तो आईआईटी दिल्ली ने डेवलप किया है डैशबोर्ड टू प्रिडिक्ट कोविड-19 केसेस बिफोर 3 वीक्स। तो 3 हफ्ते पहले से केसेस को प्रिडिक्ट करने के लिए आईआईटी दिल्ली ने ये डैशबोर्ड बनाया है। प्रकृति का फुल फॉर्म है प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशंस इन इंडिया। ठीक है, प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट। तो इसमें डिटेल डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज प्रिडिक्शन होंगे। और ये जो है बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर आर नॉट प्रोवाइड करता है। ये आर नॉट नंबर क्या होता है? ये वो नंबर होता है नंबर ऑफ पीपल दैट द वायरस स्प्रेड्स टू फ्रॉम अ सिंगल इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, जैसे आर नॉट नंबर यदि 3 है, इसका मतलब है कि एक इंसान से 3 लोगों में वो वायरस स्प्रेड हो रहा है। ओके, अब ये जो डैशबोर्ड है ये मैथमेटिकल मॉडल को 4 क्लासेस में डिवाइड करता है। तो जैसे मतलब पेशेंट्स रहेंगे, केसेस होंगे, उस हिसाब से मतलब डिवाइड किया हुआ है। जैसे एक्सपोज्ड, जो ससेप्टेबल है, जो इन्फेक्टेड है, एंड द रिमूव्ड वंस। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट 19 इंटरस्टेलर एस्टेरॉइड्स डिस्कवर्ड बिटवीन जुपिटर एंड नेपच्यून। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमर्स ये मानते हैं कि जो एस्टेरॉइड्स हैं, इन्होंने सोलर सिस्टम को 4.5 बिलियन ईयर्स अगो ज्वाइन किया था। तो जैसे ही यूनिवर्स एक्सपैंड होने लगा था, सन वॉज बॉर्न, और जो सन की ग्रेविटी थी वो ग्रो करती जा रही थी, जिसने इन एस्टेरॉइड्स को अपने सोलर सिस्टम में सक कर लिया था। ओके, तो एक्चुअली में ये एस्टेरॉइड्स जो थे ये वंस बिलोंग टू अनदर स्टार, और ये अभी प्लेन को ऑर्बिट कर रहे हैं, विच इज़ वो जो जिस प्लेन को कर रहे हैं, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लानिटरी मोशन। तो सपोज सन को प्लैनेट्स जो है एक पर्टिकुलर प्लेन में करते हैं, तो एस्टेरॉइड्स उसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन में ऑर्बिट करते हैं। और अब जो ये एस्टेरॉइड्स जो आए हैं, दे आर नाउ अ पार्ट ऑफ सेंचोर्स ऑर्बिटिंग द सन। तो सेंचोर्स क्या होते हैं? दे आर अ ग्रुप ऑफ एस्टेरॉइड्स बिटवीन नेपच्यून एंड जुपिटर। तो पहले से जो एस्टेरॉइड्स वहाँ पे थे, उनका ही अब ये पार्ट बन गए हैं। जो सबसे पहला इंटरस्टेलर एस्टेरॉइड था वो 2017 में डिस्कवर किया गया था, उसका नाम था ओumuamua, और ये आया था वेगा स्टार से, जो कि था लायरा कॉन्स्टलेशन में। ओके, अब ये स्टडी करने का सेंस क्या है? तो जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तो यूनिवर्स में जो दूसरे स्टार सिस्टम है, जैसा एक हमारा सोलर सिस्टम है, ऐसे दूसरे कई सारे स्टार सिस्टम है, तो उनकी जानकारी भी हमको मिलती है। ओके, तो जब कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट आता है एक स्टार सिस्टम से दूसरे में, तो वो कई सारे मटेरियल्स अपने साथ रास्ते में लेता हुआ आता है, तो उसको हम स्टडी करके समझ सकते हैं कि बाहर का पूरा किस तरीके से, कौन से मटेरियल से किस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं। ओके, और नेक्स्ट इज दैट अप्रैल 25 वॉज वर्ल्ड मलेरिया डे, और इस बार जो थीम थी वो थी ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। तो इट इज़ मार्क्ड टू मोबिलाइज रिसोर्सेज टू कंट्रोल मलेरिया। मलेरिया डे क्यों मनाया जाता है? ऐसे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए, ताकि मलेरिया को कंट्रोल किया जा सके, उसको पॉलिटिकल एजेंडा पे हाई रखा जा सके, और कम्युनिटीज़ को एम्पावर किया जा सके कि वो मलेरिया को प्रिवेंट करें। ओके, अब वर्ल्ड मलेरिया डे जो था वो स्टैब्लिश किया था डब्ल्यू ने अपने 60th सेशन में इन 2007। और इसके पहले अफ्रीका मलेरिया डे मनाया जाता था 2001 से। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट जो 2019 की आई थी, उसने कहा था मोर देन 1 बिलियन पीपल, 1 बिलियन से ज़्यादा लोग मलेरिया से मरे थे 2018 में।
ये याद रखना, रिपोर्ट 2019 की है, ओके। और मलेरिया जो है वो पोटेंशियल थ्रेट की तरह आज भी है पुअर और वल्नरेबल लोगों के लिए। और जो WHO है वो 8 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स करता है, उनमें से मलेरिया एक है। तो बाकी 7 कैंपेन्स कौन से हैं? एक है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, टीबी, आपको पता है टीबी से भी मरने का रेशियो बहुत ज़्यादा है इंडिया में। उसके बाद में है फिर आपका वर्ल्ड एड्स डे, हेपेटाइटिस डे, नो टोबैको डे, इम्यूनाइजेशन वीक, ये भी अभी हम देखेंगे, फिर ब्लड डोनर डे और वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। आई थिंक वर्ल्ड हेल्थ डे वॉज ऑन 7th of April, ओके। तो ये सारे जो कैंपेन्स हैं ये WHO मार्क करता है, ओके। नाउ अप्रैल 25 वॉज ऑल्सो द इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, जो कि UN बनाता है, एंड इट वॉज टू सेलिब्रेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस जो थी वो 1945 में हुई थी, जहाँ पे 50 कंट्री के डेलीगेट्स आए थे, और वो 850 से ज़्यादा डेलीगेट्स थे जो पहली बार आए थे टू। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो उसी टाइम पे एंड हो रहा था, तो वापस से वर्ल्ड पीस को रीस्टोर करने के लिए उन लोग साथ में आए थे। और ये जो डेलीगेट्स थे ये एक्चुअली में उस टाइम पे वर्ल्ड पॉपुलेशन की 80% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते थे, ओके। तो इसलिए ये डेलीगेट्स डे मनाया जाता है। तो UN चार्टर जो है वो इसके ठीक 2 महीने बाद बनाया गया था, यानी 25 जून को बनाया गया था। और एक और चीज़ याद रखना, जो डेलीगेट्स का रोल होता है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए UN ने रेजोल्यूशन 73/286 पास किया है, अडॉप्ट किया है, ठीक है। 73/286 डेलीगेट्स के लिए है, याद रखना। और डेलीगेट्स जो होते हैं वो उनको उनकी कंट्री ही अपॉइंट करती है, और जो UN के गोल्स होते हैं दे लिव अप टू देम, मतलब वही कि पीस मेंटेन करना और मल्टीलैटरल रिलेशंस वगैरह मेंटेन करना। इसके अलावा वो दूसरी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ में नेगोशिएट करते हैं, लेकिन साथ साथ अपनी गवर्नमेंट के भी जो इंटरेस्ट हैं उनको भी वो सर्व करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक विच इज़ सेलिब्रेटेड इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। और ये क्यों किया जाता है? इम्यूनाइजेशन की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। और इस बार की जो थीम है वो है वैक्सीन्स फॉर ऑल। तो जो पहली वैक्सीन थी इम्यूनाइज करने के लिए वो डेवलप की गई थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, और इसको किसने किया था? इंग्लिश फिजिशियन एडवर्ड जेनर ने किया था 1796 में। तो ये चीज़ याद रखना। और ये ऐसे बेसिक फैक्ट्स हैं जो हम बचपन से है ना, मतलब सेकेंड थर्ड से GK वाली बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जब आप स्टेट PCS में इस तरीके के सवाल आते हो तो आप एकदम से कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसको एक बार अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। इंग्लिश फिजिशियन थे एडवर्ड जेनर, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन पहली वैक्सीन थी, ओके। नेक्स्ट इज हबल स्पेस टेलीस्कोप, जो है वो नासा का लॉन्गेस्ट लिविंग स्पेस टेलीस्कोप है, उसने 30 साल पूरे किए, तो अभी 30th एनिवर्सरी थी। और हबल स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ पार्टनरशिप में रन की जाती है, और इसने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द डिस्कवरी ऑफ एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन ऑफ द कॉस्मोस, कि पूरा कॉस्मोस कैसे एक्सपैंड कर रहा है। और इसी ने इस चीज़ का एविडेंस दिया था कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं गैलेक्सी के सेंटर्स में। और अभी 30th एनिवर्सरी पे हबल टेलीस्कोप ने कॉस्मिक रीफ को कैप्चर किया है, ओके। ये कॉस्मिक रीफ का ही फोटो है। तो इसको रीफ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है जिनका जो अपीयरेंस है वो एक कोरल रीफ जो अंडर सी होती है उसकी तरह है, ठीक है। हार्ट स्टार जो इस ग्रुप में है उसका साइज़ करीब सन से 10 गुना ज़्यादा है। और स्टार जो है वो नेब्यूला में, नेब्यूला क्या होता है? नेब्यूला इज़ अ जाइंट क्लाउड, ओके। एक बहुत बड़ा सा क्लाउड होता है नेब्यूला ऑफ गैस एंड डस्ट। और ये क्यों बनता है? जो ये स्टार से डस्ट निकलता है उसी से नेब्यूला बनता है। इनको लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड्स बोलते हैं। अब इसमें जो रीफ है उसमें आपको दिख रहा होगा कि रेड कलर बाहर ग्लो करता है, तो ये होता है ड्यू टू ग्लोइंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की वजह से ये रेड कलर होता है। और जो ब्लू कलर है रीफ का, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की वजह से रेड, और ऑक्सीजन की वजह से ब्लू कलर दिखता है, ओके।
ना बैंकिंग सर्विसेज मेड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो आप बैंकिंग सर्विसेज को जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सर्विस में लेकर आए। अच्छा, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कौन सी होती है? जो एसेंशियल वाली हो जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके के जो पब्लिक को मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ देने के लिए सर्विसेज होती है, वो आती हैं आपकी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में। तो अब क्या किया है कि बैंकिंग सर्विसेज को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंडर लेकर आ गए हैं, ताकि जो बैंकिंग सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्ट्राइक्स को रोका जा सके। अब जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है 1947 का, ये इंडियन लेबर लॉज को रेगुलेट करता है। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ है वहाँ के वर्क कल्चर में सिक्योर हारमनी और पीस बना रहे, और ये केवल और केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर पे अप्लाई होता है। ओके, तो अब इसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में लाने का रीज़न क्या है? तो कई बार ऐसे डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट के जिस पे बैंक यूनियंस अग्री नहीं करते हैं। तो जैसे अभी जब बैंक मर्जर हो रहे थे तो कई सारे बैंक यूनियंस ने प्रोटेस्ट किया था, एंड उनको ये लगा था कि अगर कंसोलिडेशन हो जाता है तो ब्रांचेस बंद हो जाएगी, ब्रांचेस बंद हो जाएगी तो वही कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, कई लोगों को निकाला जा सकता है। तो इस वजह से उन लोग ने प्रोटेस्ट किया था, तो इस चीज़ को रोकने के लिए स्टेप उठाए हैं। नाउ WHO हैज़ वार्नड अगेंस्ट इशुएंस ऑफ इम्यूनिटी पासपोर्ट्स। कई इसमें देखिए ऐसे आ सकते हैं न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह जो आपको पहले से पता हो, तो यू कैन स्किप दैट पार्ट, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि 10 सोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं। ओके, आप उनमें से 2 3 4 कवर करते होगे आपको, लेकिन ये रह जाता होगा कि यार ये 4 बाकी के छूट गए। आई एम नॉट टेकिंग द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर वेबसाइट, बट हाँ, आप जाके चेक कर सकते हो, आप रिफ़र कर सकते हो, आपको आइडिया मिल जाएगा कि मेन कहाँ कहाँ से हमने उठाया हुआ है। ओके, तो जो आपका पढ़ा हुआ है उसका फ्रीली स्किप कर दो, रिवाइज करना है तो स्पीड बढ़ा के कर दो, तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से वीडियो को देख सकते हो। ओके, तो इम्यूनिटी पासपोर्ट्स क्या होते हैं? ये उन लोगों को दिए जाते हैं हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम, मतलब वैसे कोई पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, लेकिन अभी कोविड की बात हो रही है, तो अगर कोविड से रिकवर कर जाए इंसान तो उसको इम्यूनिटी पासपोर्ट दिया जाए। और जब लेकिन उसका ये टेस्ट हो जाना ज़रूरी है कि ही हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव टू होल्ड एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द डिजीज़, यानी कि अब उसकी बॉडी में ऐसी एंटीबॉडीज़ जनरेट हो गई हैं कि दोबारा वो डिज़ीज़ नहीं आएगी, यानी कोविड से उसको दोबारा अटैक नहीं होगा। ओके, तो ये इम्यूनिटी पासपोर्ट जो है ये इसी चीज़ का एक तरीके से प्रूफ देते हैं। लेकिन WHO ने क्यों इसके अगेंस्ट किया है? क्योंकि वो मानता है कि अभी तक कोई एविडेंस ही नहीं है इस चीज़ का कि एक बार जो लोग रिकवर कर चुके हैं वो दोबारा इन्फेक्ट नहीं हो सकते। ओके, और ये भी पता नहीं है कि ये जो वायरस का स्ट्रेन है ये दूसरे स्ट्रेन्स जैसे होते हैं, मर्स हो गया मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और सार्स हो गया सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उसके जैसा है कि नहीं है। ओके, तो इम्यूनिटी जो होती है वो इंसान को बचाती है फ्रॉम डेवलपिंग द इलनेस बट मे नॉट प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड। ओके, now retired IAS officer Sanjay Kothari has been appointed as the Central Vigilance Commissioner, और हाई सिलेक्शन पैनल ने इनको किया है संजय कोठारी, याद रखिएगा, CVC अपॉइंट किए गए हैं। और इस पैनल को जो है हेड किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, एंड CVC इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी। और कमिटी में कौन कौन होता है? एक तो PM हो गए जो कि हेड करेंगे, देन लीडर ऑफ अपोजिशन और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ओके, और CVC का काम क्या होता है? करप्शन इन्वेस्टिगेशंस करना अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट आप तभी कर सकते हो जब आपको गवर्नमेंट की परमिशन मिल चुकी हो। और CVC जो है वो CBI ऑफिसर्स को डायरेक्ट नहीं कर सकता इंक्वायरी इनिशिएट करने के लिए, और इसके अलावा उसके पास में क्रिमिनल केसेस को रजिस्टर करने का भी पावर नहीं है, बस वो विजिलेंस और डिसिप्लिनरी केसेस को ही डील कर सकते हैं। याद रखना, विजिलेंस और डिसिप्लिनरी केसेस से डील करते हैं, क्रिमिनल केसेस से डील नहीं करते हैं। ओके, नाउ नाफेद इज टू डिस्ट्रीब्यूट 6 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ पल्सेस अंडर PM गरीब कल्याण अन्न योजना। तो नाफेद क्या है? ये नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है ऑफ इंडिया, एंड ये जो काम अब किया जाएगा ये 3 महीने के लिए किया जाएगा। हर घर को जो है 1 किलो पल्सेस दी जाएंगी,
एंड इसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। एनएफएसए जो आया था, इसका एम क्या था कि सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स दिए जा सके सिटीजन्स को। ओके, नाउ अप्रैल 26 वॉज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। देखो डेज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन फिर से मैं बोलूँगी कि एक तो हम जब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको यूपीएससी में हेल्प करता है, और जब आपको ये डेज पता होते हैं तो स्टेट पीसीएस में कई बार डायरेक्ट सवाल आ जाता है, तो आपका दोनों तरफ से फ़ायदा है। अब जैसे ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे आ गया है, तो इसमें हम इसका हेडक्वार्टर क्या है, इसका पर्पस क्या है, फिर ये किस तरीके की एजेंसी, इस तरीके की दूसरी एजेंसीज कौन सी होती है, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आपको डिटेल इन सब चीज़ों की बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ये जो डे बनाया जाता है, ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन को इनकरेज करने के लिए बनाया जाता है। इसको वीपो ने 2000 में स्टैब्लिश किया था। वीपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इस बार का जो थीम है वो है इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर। तो ऐसे इन्वेंटर्स और क्रिएटर्स को सेलिब्रेट करना जो कि ग्रीन फ्यूचर की तरफ काम करते हैं, यानी फॉसिल फ्यूल बेस्ड ऑल्टरनेटिव की तरफ काम करते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स की तरफ। फाइन। नाउ डे वॉज अप्रूव्ड बाय यूएन जनरल असेंबली इन 1999। अब वीपो जो है वो 15 यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में से एक है। वीपो का जो एम है, इट इज़ टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है? ये क्रिएशंस होते हैं जो कि किसी आर्टिस्टिक वर्क, किसी लिटरेरी वर्क, सिम्बल्स, इमेजेस या नेम्स जो यूज़ किए जाते हैं कॉमर्स में, उससे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो सपोज मतलब मैकडोनल्ड एक हो गया, तो उनका एक नाम, एक इमेज, एक मतलब सिंबल है जैसे, तो आप उसको कॉपी नहीं कर सकते हो। तो दैट इज़ एन मतलब वो एक आईपी राइट हो गया उनका। ओके, वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरह काउंट होगा। ओके, और हेडक्वार्टर का है वीपो का, ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अच्छा, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज क्या होती हैं? ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं यूएन के, जिनको इस यूएन की बिहाफ पर ही क्रिएट किया गया था। ओके, और इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस का एक बार नाम देख लेते हैं, कौन कौन सी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं। तो उसको याद रखने का बहुत इजी तरीका है। तो पहले तो ओ वाली जो है मेन वो याद ही रख लो। फूड एंड एग्रीकल्चरल, फाओ हो गई। फिर सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ हो गई। मतलब यूएन की आपको जो मेन याद है वो लगभग होंगी। इसमें यूनेस्को हो गई, डब्ल्यूएचओ, आईएमओ यानी मैरीटाइम वाली हो गई। फिर वीपो हो गई, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दो मेन और याद रखना, एक है आपकी वर्ल्ड बैंक और दूसरा है आईएमएफ। ठीक है, तो ये भी आपका इसमें आता है। अब बची हुई कौन सी हैं? तो एक है आपकी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, आईटीयू, देन इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, आईफेड, और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन भी, यूपीयू भी इसमें आता है। तो ये सारी जो हैं, एक बार अच्छे से पॉज करके देख लो, पढ़ लो, याद कर लो। ये सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं यूएन की। अप्रैल 26 को इंटरनेशनल चर्नोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। इसको यूएन ने प्रोक्लेम किया था, पहली बार 2016 में मनाया था, जो कि उसकी तीसरी एनिवर्सरी थी, क्योंकि ये डिज़ास्टर 1986 में हुआ था। इट वाज अ न्यूक्लियर डिज़ास्टर, और ये दिन मनाया जाता है टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन जनरल। तो चर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था वो आज के यूक्रेन वाले रीजन में आता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ एक्सप्लोजन हुआ था, जिसकी वजह से रिएक्टर ने कई सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स एमिट किए थे। तो उस टाइम पे तो जो कैजुअलिटी हुई थी वो मतलब इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो वो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं वो आज भी प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में, और उसकी वजह से उस रीजन में जो ह्यूमन सर्वाइवल है उसको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और सिमिलर केस आप देखोगे कि जो भोपाल में हुआ था सेम ये डिज़ास्टर, जो गैस ट्रेजेडी हुई थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से, तो उसका असर आज भी है। मतलब लोगों के अंदर जो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ गई हैं, उस एरिया में आप आज भी अगर जाओ तो वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो वो मटेरियल क्योंकि एटमॉस्फेयर में रह गए हैं, वहाँ के पानी में, वहाँ के मतलब अंदर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो इसकी वजह से अब जैसे यहाँ के यूक्रेन की बात करें तो वहाँ पे आज भी कई जो बच्चे हैं दे आर फेसिंग थायराइड कैंसर इन द रीजन्स ऑफ यूक्रेन, रशिया एंड बेलारूस, यानी वो पूरे रीजन में ये चीज़ है।
तो यूएन जो है वो इस चीज़ से डील करता है, और यूएन भी वर्ल्ड पीस के लिए बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो जो हिरोशिमा और नागासाकी इंसिडेंट हुआ था, जो न्यूक्लियर बॉम्बिंग वहाँ पे हुई थी, उसके बाद से ऐसे सारे न्यूक्लियर इश्यूज को एड्रेस करने के लिए यूएन है। ओके, नाउ हर्बल डिकंजेस्टेंट स्प्रे इज डेवलप्ड बाय CSIR NBRI। NBRI क्या है? ये नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि लखनऊ में बेस्ड है। और ये काय के लिए बनाया गया स्प्रे? तो कोविड-19 इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। और जो मास्क होते हैं जो पहनते हैं, तो एक्चुअली उसमें क्या होता है कि आप ज़्यादा देर तक यदि पहनो तो आपको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है और कंजेशन टाइप का फील होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप वही वही सांस ले रहे होते हो, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने एमिट की होती है वही फिर से आपके लंग्स में आप इनहेल करते हो। ओके, वो मतलब उसकी मास्क की कैविटी में अक्यूमुलेट हो जाती है। तो जैसे ही आप ब्रीथ करोगे तो वही अक्यूमुलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड वापस आपके लंग्स में जाती है, तो जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंजेशन फील होता है। तो इसलिए ये डीकंजेस्टेंट स्प्रे बनाया गया है। इसमें 4 प्लांट बेस्ड ऑयल को ब्लेंड किया गया है, लेकिन इसका नाम रिवील नहीं किया CSIR ने, वही IP की वजह से। एंड ये जो स्प्रे है ये विंड पाइप को क्लियर कर देता है, और इसलिए म्यूकस और कफ को हटाया जा सकता है। दैट हेल्प्स टू ईज ब्रीदिंग। ओके, नाउ GOI टू रिड्यूस डिपेंडेंसी फॉर ड्रग इंटरमीडियरीज एंड APIs। ये भी बहुत सही आर्टिकल है। API क्या होते हैं? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको बल्क ड्रग भी कहा जाता है, यानी फॉर्मूलेशन आप कह लो, है ना, जो हम कहते हैं कि इसकी फॉर्मूलेशन क्या है। तो ये मेन पार्ट होता है ड्रग का जो कि इंटेंडेड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जैसे मतलब पैरासीटामोल हो गया, तो वो कई आपको उसमें फॉर्मूलेशंस में मिल जाएगा, बट इट इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ API। ओके, तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है API का वर्ल्ड में, और 2/3 जो इंडिया के API हैं वो चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो अब इसके रिस्पेक्ट में, API के रिस्पेक्ट में वर्ड्स मेरे ध्यान से सुना करो, बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स आएंगे। आप है ना एक काम कर सकते हो, मतलब ईयरफोन लगा के निकल जाओ कहीं पे वॉक करते करते, और बस आराम से क्या कर, मतलब घर पे बैठे हो, अगर इफ़ यू आर नॉट वर्किंग करेंटली देन यू कैन डू दिस। तो आप बस सुनते रहो और दिमाग में अपने आप फीड होता रहेगा। ओके, तो 2 कमिटी हैं API से रिलेटेड। एक है मिस्टर ऐश्वर्या रेड्डी कमिटी, ये 2020 की बनी हुई है, मार्च में इन्होंने बताया था। तो ये ऐश्वर्या रेड्डी कौन है? ये CDSCO के डायरेक्टर हैं। CDSCO क्या है? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने एक पैकेज सजेस्ट किया था कि API इंडस्ट्री को कैसे रिवाइव किया जाए। और एक और कमेटी है कटोच कमेटी, ये भी इसी से ही रिलेटेड है, 2013 में बनी थी। और टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस, वही फॉरेन पे डिपेंड ना करना पड़े API की वजह से। तो इन्होंने क्या रेकमेंड किया था कटोच कमेटी ने, कि एक्सक्लूसिव पार्क्स को इस्टेब्लिश किया जाए API के लिए। अब 2 बातें आ जाती हैं कि एक तो इंडिया लैग क्यों कर रहा है API में, मतलब डिपेंडेंसी हमको कम करनी है, इसका मतलब चाइना पे हम डिपेंडेंट है, तो यानी चाइना लीड कर रहा है और इंडिया लैग कर रहा है। तो इंडिया लैग क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं API के, उनको दोनों चीज़ें एक साथ संभालनी है। एक तो पोल्यूशन भी उनको कंट्रोल करना होता है और कॉम्पिटिटिव भी रहना होता है, तो इसकी वजह से दे आर लैगिंग। ठीक है, तो उनके ऊपर मतलब ये पोल्यूशन कंट्रोल के रेगुलेशंस वगैरह हैं। और चाइना क्यों लीड कर रहा है? क्योंकि चाइना ने 2015 में एकदम रिलैक्सेशन दे दिया था एनवायरमेंटल नॉर्म्स में, कि आपको पोल्यूशन वगैरह की परवाह नहीं करनी है 2015 तक। तो जिसकी वजह से API इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बूम कर गई थी चाइना में। लेकिन अभी बाद में वहाँ पे एनवायरमेंटल डिज़ास्टर्स हुए थे, जिसकी वजह से चाइना को अपने API मैन्युफैक्चरर्स कई सारे क्लोज़ करने पड़े थे 2016 से 18 के बीच में। तो अब हम लोग रिवाइव करने की कोशिश करेंगे हमारी API इंडस्ट्री को। नाउ लखनऊ मेडिकल हॉस्पिटल इज़ द फर्स्ट इन द कंट्री टू लॉन्च प्लाज्मा ट्रीटमेंट थेरेपी। तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है UP की, वो पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो पहले दूसरे हॉस्पिटल्स भी थे, लेकिन याद रखना पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहाँ का? UP का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसने प्लाज्मा ट्रीटमेंट थेरेपी को लॉन्च किया है। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है? जो पेशेंट्स रिकवर किए हैं फ्रॉम IG, मतलब उनकी बॉडी जो है वो जनरेट करती है IgM और IgG एंटीबॉडीज़। एक सेकेंड पहले एंटीबॉडीज़ को बता देते हैं। देखो, IG क्या है? इम्यूनोग्लोबिन है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ को ही इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है। ये 5 तरीके के होते हैं: IgA, IgM, IgE, IgG और IgD।
ठीक है। तो जैसे आईजीएम जो होता है, इनके बारे में आप और डिटेल में पढ़ सकते हो। मैं आपको आईजीएम और आईजीजी के बारे में बताती हूँ। आईजीजी जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और बहुत जल्दी बन जाता है, और लगभग सारे बॉडीली फ्लूइड्स, ब्लड वगैरह और जो लिम्फ फ्लूइड होता है, सलाइवा, हर हर चीज़ में आपको आईजीजी क्रिएट हो जाता है। और आईजीएम जो होता है ये भी ब्लड और लिम्फ फ्लूइड में बनता है, और ये सबसे पहली एंटीबॉडी होती है जो बॉडी क्रिएट करती है, ठीक है। तो इनको असेस किया जाएगा। तो जब कोई भी मतलब पेशेंट है जिसने रिकवर किया, उसके रैपिड टेस्टिंग में वो खुद से अगर डोनेट करना चाहता है सैंपल, तो वो डोनर जो है उसके सैंपल से इस चीज़ को असेस किया जाएगा, और ऐसे वॉलेंटियरिंग डोनर्स के प्लाज्मा को कलेक्ट करके जो पेशेंट है जो कि क्रिटिकली सिक हैं उनके अंदर ट्रांसफ्यूज़ किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है प्लाज्मा थेरेपी कोई बहुत नई चीज़ है और पहली बार यूज़ हो रही है, नहीं। इसको पहले भी मम्स, मीज़ल्स, पोलियो और फ्लू के लिए इंडिया में यूज़ किया जा चुका है, ठीक है। तो जब वैक्सीन्स नहीं होती थी तो पहले वैक्सीन से पहले इसी का यूज़ किया जाता था। और जब स्पेनिश फ्लू हुआ था 1918 में, तो उस टाइम पे भी करीब 1700 पेशेंट्स को हील करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ किया गया था, ओके। नाउ पाकिस्तान टेस्ट फायर्स एंटी शिप मिसाइल सक्सेसफुली। तो ये ऐसे टाइम पे आया जब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस ऑलरेडी स्ट्रेंड हैं, जब इंडियन गवर्नमेंट ने 370 आर्टिकल को एब्रोगेट कर दिया गया है। और ये 370 क्या था, ये स्पेशल स्टेटस देने के लिए था टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अर्लियर। तो एंटी शिप मिसाइल्स क्या होती हैं, ये वो मिसाइल्स होती हैं जो कि लार्ज बोट्स और शिप्स के अगेंस्ट यूज़ की जाती हैं। इंडिया में कौन कौन सी हैं, ब्रह्मोस रशिया के साथ बनाई हुई, निर्भय, धनुष जो कि पृथ्वी लैंड टू लैंड मिसाइल का इक्विवेलेंट है, और ब्रह्मोस 2 और ब्रह्मोस एनजी, ठीक है। नाउ आरबीआई अनाउंसेस स्पेशल लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड्स एसएलएमएफ, जिसका वर्थ है 50,000 करोड़। और ये किस लिए है, कैपिटल मार्केट्स में लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी स्ट्रेन्स आ गए हैं। और अभी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इशू जो हुआ था उसकी वजह से ये किया जा रहा है, तो उसको भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये काय के लिए है, रेपो ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए 90 डेज़ के लिए। रेपो ऑपरेशन, रेपो क्या होता है, ये इसको रीपर्चेज अग्रीमेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है रेपो। तो ये शॉर्ट टर्म के अग्रीमेंट होते हैं कि सिक्योरिटीज़ को सेल किया जाता है इन ऑर्डर टू बाय देम एट अ स्लाइटली हायर प्राइस। तो अभी आप बेच देते हो एक पर्टिकुलर प्राइस पे, और ताकि आपको एक्चुअली बस लिक्विडिटी चाहिए होती है, और उसके बाद में फिर आप उनको रीपर्चेज करते हो थोड़े से हायर प्राइस में, तो इन्वेस्टर को उसमें फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये जो फंड्स होंगे इनको बैंक्स को एक्सक्लूसिवली यूज़ करना पड़ेगा लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। और वो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, जैसे लोन पीरियड को एक्सटेंड करना, फिर इन्वेस्टमेंट ग्रेड के कॉरपोरेट बॉन्ड्स को परचेज़ करना, डिबेंचर्स हो गए, सर्टिफिकेट्स और डिपॉजिट वगैरह को परचेज़ करना, ठीक है। रेपो में एक और चीज़ याद रखना कि जो बेच रहा होता है वो एक्चुअली में, आप मतलब आई होप समझ ही गए होगे, तो जो बेच रहा है वो पैसे ले रहा है, तो अल्टीमेटली ही इज़ बोरोइंग, और जो दूसरी पार्टी खरीद रही है अल्टीमेटली दैट पार्टी इज़ लेंडिंग, ओके। नाउ एक और चीज़, डिबेंचर। डिबेंचर जो होता है ये एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है जो कि फिक्स्ड रेट यील्ड करती है ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट यील्ड करती है सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट्स, ठीक है। तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। अब इस स्कीम के अंडर लिक्विडिटी सपोर्ट तभी भी दिया जाएगा जब टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% से भी ज़्यादा एक्सीड हो जाता है, और इसको हेल्ड टू मैच्योरिटी की तरह इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो जो बैंक्स होंगी वो डिसाइड करेंगी रेपो रेट, लैंडिंग रेट जो रहेगा म्यूचुअल फंड्स का। और हेल्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है, ये डेट सिक्योरिटीज़ होती हैं दैट आर अक्वायर्ड टू होल्ड इट टिल मैच्योरिटी। समझ में ही आ रहा है कि जब तक मैच्योर हो जाए तब तक आपको उसको होल्ड करना होता है। अब सिप्री क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने अपनी रिपोर्ट निकाली है मिलिट्री स्पेंडिंग की। तो उसके अकॉर्डिंग जो टॉप 3 मिलिट्री स्पेंडर्स थे 2019 के, उसमें इंडिया भी था और बाकी दोनों कंट्रीज़ यूएस और चाइना थी, ओके। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिलिट्री एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ा है इंडिया का, बिकॉज ऑफ वही इंक्रीजिंग टेंशंस विद पाकिस्तान कश्मीर इशू को लेके। और 2019 में इंडिया ने 71.1 बिलियन यूएस डॉलर स्पेंड किए थे, और जो कि पिछले साल से 2018 के कंपैरिजन में 6.8% इंक्रीज़ था, ठीक है।
तो यही चीज़ है। अब चलो हमने तो फिर भी संभल लिया, यूएस ने इतना इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है, तो वही बात है कि हेल्थ के ऊपर उनका एक्सपेंडिचर आज कम हो गया है, और इसकी वजह से आप देख ही रहे हो कि यूएस में क्या हो रहा है। ठीक है। ना 5 ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बिकम कोविड फ्री। कौन कौन से हैं? मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। सिक्किम 2 बार आ गया है। ओके, सो दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। फिफ्थ स्टेट आपको मेरे को बतानी है कौन सी। ओके। नाउ नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में ये एक्चुअली में ये अनाउंस किया था। तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल क्या है? ये 1971 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाय द एक्ट कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट। और ये काउंसिल जो है ये एक एडवाइजरी बॉडी की तरह बनाया गया था सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर आने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज। ठीक है। नाउ लार्जेस्ट होल इन द ओजोन लेयर क्लोजेस बाय इटसेल्फ। ओजोन लेयर क्या है? ये अर्थ के स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाने वाली शील्ड है जो कि सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्लैनेट को बचाती है। ठीक है। तो इसमें होल हो गया था, ये होल हुआ था आर्कटिक के ऊपर, और ये करीब 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का होल था। साइंटिस्ट ने इसको 2020 मार्च में ही आइडेंटिफाई किया था। और ये क्यों हुआ था? अनयूजुअल क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। और अभी ये क्यों हील हो गया है? तो ये पोलर वोर्टेक्स की वजह से ही हील हो गया है। और ये मत समझना कि ये कोविड के लॉकडाउन की वजह से पोल्यूशन जो कम हुआ है उसकी वजह से हुआ है। ठीक है। ओजोन काय की वजह से ठीक हुआ है? पोलर वोर्टेक्स की वजह से। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर ये होल रहता और ये साउथ की तरफ यानी आर्कटिक नॉर्थ पोल की तरफ है, तो अगर ये होल साउथ की तरफ मूव करता तो मिड लैटिट्यूड्स जो हैं वहाँ पे कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट्स आ जाते। ओके। पोलर वॉर्टिक्स क्या होता है? ये एक विंटर फिनोमेना है, और ये साइक्लोनिक सर्कुलर विंड्स होती हैं जो कि स्ट्रेटोस्फियर में ब्लो करती हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फियर में जाने वाली एक तरीके की आप समझ सकते हो कि वेस्टर्लीज होती हैं। इस तरीके से ये पोलर वोटेक्स स्ट्रेटोस्फियर में, याद रखना, स्ट्रेटोस्फियर में फ्लो करता है पोलर वोटेक्स। ठीक है। साइक्लोनिक सर्कुलर विंड्स होती हैं। तो जब क्या होता है कि इनकी वोटिसिटी बहुत हाई होती है तो ओजोन की वैल्यू मिनिमम हो जाती है और टेम्परेचर अपने हाईएस्ट कोल्ड पे चला जाता है। ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि जब वोटिसिटी जो थी वो कम हुई तो टेम्परेचर भी कम हुआ और ओजोन की वैल्यू जो थी वो बढ़ गई, तो जिसकी वजह से ये होल अपने आप बंद हो गया है। ठीक है। नाउ अम्बुबाची फेस्टिवल ऑफ असम एंड नीलाचल हिल्स। तो अम्बुबाची मेला जो है ये आसाम में मनाया जाता है एंड इट सिम्बलाइजेज द फर्टिलिटी कल्ट ऑफ गॉडेस कामाख्या। तो ये जो वहाँ पे मंदिर है वहाँ पे कोई भी आइडल नहीं है, और गॉडेस जो है कामाख्या गॉडेस उनको वर्शिप किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ योनी लाइक स्टोन जिसके ऊपर एक नेचुरल स्प्रिंग फ्लो करती है। और कामाख्या गॉडेस को सिद्धा कुब्जिका काली और महात्रिपुरा भी कहते हैं। एंड शी इज़ अ हिंदू तांत्रिक गॉडेस ऑफ डिज़ायर जो कि हिमालयन हिल्स में इवॉल्व हुई थी। और इस फेस्टिवल को ईस्ट का महाकुंभ भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लाखों डिवोटीज आते हैं पूरे वर्ल्ड से। ठीक है। अभी ये न्यूज़ में वैसे क्यों था? क्योंकि कोविड की वजह से जो एनुअल अम्बुबाची मेला होता है, एनुअली मनाया जाता है, इस साल इसको कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है। तो ये जो मेला होता है ये रिचुअलिस्टिक फेयर तो ये सेलिब्रेट करता है गॉडेस के पीरियड को। एंड इस ये एक रीज़न है कि जिसकी वजह से आसाम में जो टैबू है रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन वो कंपेयर्ड है एज रिलेटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ओके। और इस आसाम में जो अटेनमेंट ऑफ वुमेनहुड होता है गर्ल्स में उसको सेलिब्रेट किया जाता है विद अ रिचुअल कॉल्ड तुलोनी ब्याह यानी कि स्मॉल वेडिंग। ठीक है। और इस मेले को एक ओकेजन की तरह भी यूज़ किया जाता है टू प्रमोट अवेयरनेस ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ठीक है। कामाख्या कहाँ पर है ये मंदिर? इट इज़ अटॉप नीलाचल हिल्स। याद रखना नीलाचल हिल्स कहाँ पे? गुवाहाटी में है एंड इज़ वन ऑफ द 51 शक्ति पीठ यानी सीट ऑफ शक्ति फॉलोअर्स। तो शक्ति या सती किसको कहते हैं? लॉर्ड शिवा की कंपेनियन को। तो ये जो 51 शक्ति पीठ है ये क्या है? दे रिप्रेजेंट ईच बॉडी पार्ट ऑफ सती। ओके। नाउ इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल 2019। तो अभी एक्चुअली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इसके ऊपर कुछ सजेशंस दिए हैं, तो पहले हम ये कोड देख लेते हैं क्या है।
ये कोड जो है ये अमलगमेट करने के लिए है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947। तो ये बिल किस लिए है? ये कंपनीज को अलाउ करता है, आप वर्कर्स को फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे किसी भी ड्यूरेशन के लिए हायर कर सकते हो। एंड रिट्रेंचमेंट करने से पहले जो थ्रेशोल्ड सेट किया गया है वर्कर्स का, वो 100 पे सेट किया गया है फॉर प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल। रिट्रेंचमेंट क्या होता है कि अगर आपको कॉस्ट या स्पेंडिंग काटनी हो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी। और इसके अलावा ये बिल प्रोवाइड्स करता है फॉर अ 2 मेंबर ट्रिब्यूनल जब कोई इम्पॉर्टेंट केसेस को एडजुडिकेट करना हो जॉइंटली, ठीक है। और नॉर्मल केसेस के लिए सिंगल मेंबर भी कर सकता है, फाइन। और इस बिल ने वेस्ट किए हुए हैं पावर्स विद द गवर्नमेंट ऑफिसर्स फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग पेनल्टी एज फाइन्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफिसर के पास में पावर रहता है। और एक फीचर इंट्रोड्यूस किया है रिकग्निशन ऑफ नेगोशिएटिंग यूनियन। तो एक ट्रेड यूनियन को नेगोशिएट करने के लिए तभी रिकग्नाइज़ किया जाएगा जब उसको 75% या उससे ज़्यादा वर्कर्स का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और अंडर द कोड टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ अ वर्कर ऑन कंप्लीशन ऑफ टेन्योर इन अ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिट्रेंचमेंट, ठीक है। तो दोनों को फ़ायदे के लिए एक्चुअली में बनाया गया है, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के। तो अगर उनका फिक्स टर्म है और वो कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम पे यदि उस वर्कर की सर्विस को टर्मिनेट किया जाता है तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा। और इसके अलावा जो रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए रीस्किलिंग फ़ंड को सेटअप करने के लिए भी प्रपोज किया है इस बिल ने। एंड उसको रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय को 15 दिन के वेजेस दिए जाएंगे फ्रॉम द फंड विद इन 45 डेज ऑफ रिट्रेंचमेंट। तो 45 दिन के अंदर अंदर उनको 15 दिन के ये फंड भी दिए जाएंगे, वेजेस दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस बिल का जो सिग्निफिकेंस है वो यही है कि लेबर लॉज को ईज़ करना, ठीक है, उनका कंप्लायंस को ईज़ करना। मैंने बताया ना कि कंपनी के लिए, एम्प्लॉयर के लिए भी आसानी हो और वर्कर के लिए भी। तो लेबर लॉज का कंप्लायंस ईज़ करना, जिसकी वजह से ज़्यादा इंटरप्राइजेस सेटअप हो पाएंगे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो पाएंगी ज़्यादा कंट्री में, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है लेबर पे, उसने क्या सजेशंस किए हैं? उनका कहना है कि सेंटर को फॉर्मल और कंड्यूसिव इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम बनाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो बहुत सारे प्रोविजंस हैं कोड में उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि अनसर्टेनिटीज़ वगैरह हट जाएं। इसके अलावा नेचुरल कैलेमिटीज़ के टाइम पे पेमेंट करना वेजेस का टू द वर्कर्स जब तक इंडस्ट्री खुद रीस्टैब्लिश नहीं हो जाती है मे बी अनजस्टिफाइबल। यानी कि क्या कि अगर इंडस्ट्री खुद बंद है उस टाइम पे भी आप अगर उनको फोर्स करते हो कि वर्कर्स को वेजेस दिए जाएं तो वो गलत है। ऐसे टाइम पे उल्टा गवर्नमेंट को स्टेप अप करना चाहिए, स्टेप इन करना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए वर्कर्स की, ओके। एंड एक सेपरेट और एक्सक्लूसिव चैप्टर बनाया जाना चाहिए जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के जो राइट्स हैं वो साफ साफ आउटलाइन किए हुए हों। और जो स्कीम वर्कर्स होते हैं जैसे आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स, उनको भी वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूड करना चाहिए। एंड एक कंसोलिडेटेड और मर्ज्ड डेफिनेशन होनी चाहिए वर्कर या एम्प्लॉय की, ताकि सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स को भी उसमें प्लेस मिल सके, ठीक है। तो ये अभी सजेशंस किए गए हैं। नाउ वर्ल्ड बैंक्स कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक। तो कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक कौन रिलीज़ करता है? याद रखना, पहली बात तो वर्ल्ड बैंक करता है और ये एनालिसिस देता है मेजर कमोडिटी ग्रुप्स का, जैसे एनर्जी, मेटल्स, एग्रीकल्चर, प्रेशियस मेटल्स और फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो 46 जो की कमोडिटीज़ हैं उनके ऑयल को इंक्लूड करते हुए उनके प्राइसेस को फोरकास्ट करता है। तो अभी पेंडेमिक की वजह से, अब इस महीने की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये चीज़ें आई हैं कि पेंडेमिक की वजह से दोनों पे इम्पैक्ट पड़ा है, डिमांड और सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़ पे, और ख़ासकर ऐसी कमोडिटीज़ जो कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा ऑयल प्राइसेस भी जो हैं वो गिर गए हैं और डिमांड जो है वो अभी और ज़्यादा गिरेगी 2020 में, ये कहा गया है। और फूड सिक्योरिटी के कंसर्न्स बढ़ गए हैं कंट्रीज़ में, क्योंकि हर कंट्री ने ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं और एक्सेस बाइंग भी की है। और इसके अलावा द पेंडेमिक हैज़ टेकन अ टॉल ऑन इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ जैसे कॉपर और जिंक, और जिसकी वजह से मेटल प्राइसेस भी जो हैं वो इस साल गिर जाएंगे। वर्ल्ड बैंक की दूसरी रिपोर्ट्स कौन सी होती हैं? वो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, ओके।
नाउ अंकटाड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने रिपोर्ट रिलीज़ की है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट ही नाम है इसका। और इसमें कहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो देखेंगे कि उनका पब्लिक एक्सटर्नल डेट जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो TDR ये रिपोर्ट है ये हर साल रिलीज़ की जाती है, 1981 से इसको करें। और इसका एम क्या है, जो करंट इकोनॉमिक ट्रेंड्स है उनको एनालाइज करना, मेजर पॉलिसी इश्यूज को एनालाइज करना इंटरनेशनल कंसर्न से, और उस उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए सजेशंस देना। अंकटाड जो है वो परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको UN जनरल असेंबली ने 1964 में इस्टेब्लिश किया था। ये UN सेक्रेटरी का पार्ट है, और UNDP जो है यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्रुप, ओके, उसका भी पार्ट है। एंड इट रिपोर्ट्स टू UN जनरल असेंबली एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और लेकिन इसकी खुद की मेंबरशिप, लीडरशिप और बजट है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है अंकटाड, एक तो देख लिया ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसके बाद में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट और डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। ठीक है, तो आपने आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स भी देख ली और अंकटाड की रिपोर्ट्स भी देख ली, इसको पॉज करके अच्छे से याद कर लेना। ओके, now electronic bill of lading EBL to facilitate business continuity in the trade documentation process। बिल ऑफ lading क्या चीज़ होती है, ये ग्लोबल ट्रेड में एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, और जो शिप करने वाला है, शिपर जो है उसको दिया जाता है बाय द कैरियर। तो उसमें तो जो कैरियर है जो पूरा कैरी करेगा गुड्स को, उसका मतलब ये EBL देगा, एक बिल देगा जिसमें जो भी गुड्स लेके जा रहे हैं उसकी टाइप, उसकी क्वांटिटी और डेस्टिनेशन उसमें स्पेसिफाइड रहेगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड है PCS 1X यानी पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम। इसको इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन ने लॉन्च किया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ये क्या चीज़ है, एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि सारे स्टेक होल्डर्स जो कि मरी टाइम ट्रेड से रिलेटेड हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आता है। तो उसमें सारी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी इस प्लेटफॉर्म पे, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वर्क फ्लो, मोबाइल एप्लीकेशन, और आपका मतलब वो कंसाइनमेंट कहाँ है तो उसको ट्रैक ट्रेस करना, ये सारी चीज़ें इस पर मिल जाएंगी। नाउ WHO रिकग्नाइजेस 3 स्टेजेस ऑफ कोविड ट्रांसमिशन। तो इसमें 3 स्टेजेस को किया है रिकग्नाइज। एक है सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन, यानी कि जब कोई पेशेंट सिम्टम्स ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहा है उसमें उसके थ्रू अगर कोई ट्रांसमिशन होता है। तो प्री सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन, यानी अगर कोई इंसान डिजीज़ को पहले ही फैला देता है, इससे पहले कि उसके अंदर सिम्टम्स अपीयर करें, और इवेंचुअली डेवलप्स सिम्टम्स देमसेल्व्स। ठीक है, और असिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन क्या होता है, ऐसे इंसान से वायरस का ट्रांसमिशन होना जो कि खुद कोई सिम्टम नहीं कैरी करता है। ठीक है, तो दो तो वो हो गए जब इंसान के अंदर खुद के अंदर सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, एक सिम्टम्स आते टाइम पे सिम्टोमेटिक, और सिम्टम्स आने से पहले हुआ तो प्री सिम्टोमेटिक। और असिम्टोमेटिक यानी वो कैरी तो कर रहा है लेकिन उसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, बस वो दूसरे को इन्फेक्ट कर देगा। ओके, now UN75 initiative has released the findings from the first 3 months of global dialogue। तो UN75 इनिशिएटिव क्या है, इसका एम क्या है, एक ग्लोबल विजन बनाना 2045 के लिए बाय इनिशिएटिंग अ डायलॉग एंड एक्शन, कि हम कैसे एक बेहतर वर्ल्ड को बिल्ड कर सकते हैं डिस्पाइट द मैनी चैलेंजेस। तो जो व्यूज़ और आइडियाज़ इसमें जनरेट होते हैं डायलॉग के थ्रू, उनको फिर सितंबर 2020 में अभी 75th सेशन जो होने वाला है जनरल असेंबली का, उसमें प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो UN75 याद रखना काय के लिए, 75th सेशन ऑफ जनरल असेंबली के लिए, और 2045 का इसमें ग्लोबल विजन है। ठीक है, तो 6 प्रिंसिपल इसमें UN के बारे में था। तो UN के बारे में एक और चीज़ देख लेते हैं। बाकी सब आपको पता है, 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये भी देख लिया कि कब हुआ था। अभी हमने चार्टर ऑफ UN की भी बात करी थी। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से UN के, वो हैं जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसका भी हमने देखा अंकटाड से रिलेटेड था, देन ट्रस्टीशिप काउंसिल, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और UN सेक्रेटेरिएट। ठीक है, ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, और हमने आज स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी देखी हैं UN की। तो कुल मिला के आपके आज के
जो पूरा एनालिसिस न्यूज़ एनालिसिस है इसमें आपका यूएन लगभग कवर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है, जिसको जयपुर रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो NBWL जो है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, उसने रेकमेंड की है कोल माइनिंग इन अ पार्ट ऑफ देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। ये असम में है और इस रिजर्व के अंदर जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, जिसको जयपुर रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये आसाम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। देहिंग जो है वो एक वहाँ की रिवर का नाम है जो इस फॉरेस्ट से फ्लो करती है। और पटकाई जो है वो एक हिल है जो कि सेंचुरी के फुट में आती है, ठीक है। इट इज़ द हिल एट द फुट ऑफ विच द सेंचुरी लाइज, ठीक है। सॉरी, सेंचुरी इस हिल के फुट पे आती है, ठीक है। यहाँ का वेजिटेशन कैसा है? डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट है, इंटरस्पर्स्ड विथ सेमी एवरग्रीन एंड लश ग्रीन फ्लोरा, ठीक है। डेसिडुअस प्लस सेमी एवरग्रीन टाइप का है। और ये यहाँ पे कौन कौन से फौना वगैरह पाए जाते हैं, हैबिटेट किन किन का है? तो चाइनीज़ पेंगोलिन, फ्लाइंग फॉक्स, रीसस मकैक, असमीज मकैक, हिमालयन ब्लैक बियर, लेसर एडजुटेंट स्टॉर्क, वाइट एंड स्लेंडर बिल्ड वल्चर, लेपर्ड, गोल्डन कैट, जंगल कैट एंड मार्बल कैट, ठीक है। मैकैक और खूब सारी कैट्स और थोड़े अजीब से प्राणी यहाँ पे पाए जाते हैं, ओके। नाउ बसावा जयंती, जो कि बर्थ एनिवर्सरी थी ऑफ लॉर्ड बसावेश्वरा। तो बसावन्ना जो थे वो 12th सेंचुरी के फिलोसोफर थे और फाउंडिंग सेंट थे लिंगायत सेक्ट के, ठीक है। और ये कन्नड़ पोएट और सोशल रिफॉर्मर भी थे। किस टाइम पे थे? कलचुरी डायनेस्टी के टाइम पे, जब किंग बिजाला वन थे कर्नाटका में। इन्होंने जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सुपरस्टिशंस और रिचुअल्स को रिजेक्ट किया था और ये एडवोकेट किया था कि हर इंसान बराबर होता है रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, और सारे तरीके के जो मैनुअल लेबर होते हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा इनके और कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या? अनुभव मंटपा, ये हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। तो ये एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन था जो कि बसावन्ना ने फाउंड किया था, जहाँ पे सारे मेन और वेमेन को वेलकम किया जाता था हर एक सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, और वहाँ पे स्पिरिचुअल और मंडेन क्वेश्चंस ऑफ लाइफ को डिस्कस किया जाता था। इनके लिटरेरी वर्क्स कौन से? तो इन्होंने सोशल अवेयरनेस को स्प्रेड किया अपनी पोइट्री वचनास से, जैसे कि शतस्थल वचना, विच आर द षट स्थल वचना, डिस्कोर्सेज ऑफ द 6 स्टेजेस ऑफ सेल्वेशन, ठीक है। और काल ज्ञान वचना यानी फोरकास्ट ऑफ द फ्यूचर, और मंत्र गोपया, ठीक है। तो ये इनके लिटरेरी वर्क्स भी याद रखिएगा। Now he is known for introducing the Ishtalinga, that is a necklace with a pendant that contains a small शिवलिंग। और 2015 में इंडियन पीएम ने इनका स्टैचू इनॉग्रेट किया था अलोंग द बैंक ऑफ रिवर थेम्स एट लैम्बिथ इन लंदन, ओके। अब बीआरओ ने एक और पास ओपन कर दिया। इसके पहले हम ऑलरेडी 2 पास डिस्कस कर चुके हैं, एक अरुणाचल प्रदेश में और एक रावी नदी पे। तो अब ये रोहतांग पास को किया गया है, और ये काय के लिए है? फॉर ट्रांसपोर्टिंग इसेंशियल सप्लाईज एंड रिलीफ मटेरियल्स टू लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको इसमें दिख भी रहा होगा ये लाहौल और स्पीति है। तो यहाँ पे मतलब इसको कनेक्ट करेगा रोहतांग पास विद द कुल्लू, ये कुल्लू है, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए रोहतांग पास है, लाहौल और स्पीति वैली से कनेक्ट करने के लिए। और ये लाई किसके बीच में करता है? ऑन द वाटर शेड बिटवीन चेनाब एंड बियास रिवर बेसिन्स, ठीक है। और यहाँ पे आप है ना ये भी देख सकते हो कि ये पूरे जो हैं ये वाटर बॉडीज़ हैं हिमाचल प्रदेश की। तो जैसे चंबा हो गया और ये कांगड़ा, यहाँ पे ये सारे लेक्स वगैरह हैं, पंग लेक और काफ़ी सारे लेक्स हैं, ठीक है। हाँ ये है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो येलो में लिखे हुए हैं ये सारे लेक्स हैं हिमाचल प्रदेश के। और जो ये रेड है मणिकरण, कसोल, आपने नाम सुना होगा। तो ये सब हॉट स्प्रिंग्स हैं हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो रावी नदी जो है इट राइजेस वेस्ट ऑफ द रोहतांग पास इन द कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। और अटल टनल जो है ये 8.8 किलोमीटर लॉन्ग है, टनल है जो कि रोहतांग पास के नीचे बनाया जाएगा। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है अबव 10,000 फीट, ओके। Now World Bank has released its report Migration and Development Brief।
और ये किसके ऊपर फोकस करता है, कोविड-19 के क्राइसिस के ऊपर थ्रू अ माइग्रेशन लेंस। और माइग्रेशन के ऊपर हम वैसे ही काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको शॉर्ट में ही देख लेते हैं। इस रिपोर्ट को बनाया है माइग्रेशन एंड रेमिटेंसेस यूनिट ने, जो कि रिसर्च और डेटा आर्म है वर्ल्ड बैंक की। ये 2 बार आता है साल में, और ये अपडेट देता है ऑन की डेवलपमेंट्स इन द एरिया ऑफ माइग्रेशन और रेमिटेंसेस के ऊपर, और जो भी उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं। तो मीडियम टर्म, इसके अलावा प्रोजेक्शंस भी बताते हैं क्या हुआ है और क्या आने वाले टाइम में होगा। मीडियम टर्म प्रोजेक्शन बताता है टू डेवलपिंग कंट्रीज। रेमिटेंसेस क्या होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ मनी होता है ऑफन बाय अ फॉरेन वर्कर टू एन इंडिविजुअल इन देयर होम कंट्री। ठीक है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा आते हैं, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखे हैं पहले के वीडियोस तो ज़रूर देखें। ठीक है, और ये रिवीजन के लिए ये वीडियो, तो आप इजीली आगे बढ़ा बढ़ा के देख सकते हो। फाइन। नाउ ट्रफ्स एंड क्रेस्ट इन द पेंडेमिक रिस्पॉन्स। तो कई डिफरेंट स्टेजेस होती है गवर्नमेंट की टू टैकल पेंडेमिक। जो पहला स्टेज होता है, देखो इसमें बहुत सही तरीके से ना स्टेजेस बताइए, जिसको आपका आइडिया भी लग जाएगा कि आगे क्या क्या हो सकता है, गवर्नमेंट आगे क्या क्या कर सकती है। पहला स्टेज होता है अर्ली रिकग्निशन करना थ्रेट का और लॉकडाउन करना। लॉकडाउन करने का सेंस क्या होता है, बाइंग टाइम लेना, यानी कि जो एपिडेमिक कर्व है उसको फ्लैटन करना। तो जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ है वहाँ पे इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती है, इकट्ठा अगर खूब सारे केसेस आ जाएँ तो इतना ज़्यादा ओवर सैचुरेट ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए उनकी ओवर बर्डनिंग को हटाने के लिए कर्व को फ्लैटन किया जाता है, जिसकी वजह से लॉकडाउन किया जाता है। और इस टाइम पे जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, पीपीई और मेडिकल सप्लाइज, उनको भी सिक्योर कर लिया जाता है टू सेव लाइव्स। ओके, और सेकेंड स्टेज क्या होती है कि जो लॉकडाउन होता है उसको धीरे धीरे खोला जाता है टू स्लोली इज़ द बर्डन ऑन द इकोनॉमी, और रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटी को परमिट किया जाता है। यानी जो अभी से हल्का हल्का अलाउ करना चालू कर दिया है गवर्नमेंट ने 20 अप्रैल के बाद से, तो जिसकी वजह से लाइवलीहुड इंश्योर हो जाती है और सप्लाई चेन भी रिस्टोर होने लगती है। ये केवल तभी सक्सेसफुल हो सकती है स्टेज जब वॉर फुटिंग एक्सपेंशन और टेस्टिंग कैपेसिटी का, ताकि जो नए इन्फेक्शंस हैं उनको जल्दी से आइडेंटिफाई करके आइसोलेट कर लिया जाए। और जो फाइनल स्टेज होती है उस टाइम पे वैक्सीनेशन आ चुकी होती है, तो वो मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है। उस टाइम पे पूरी इस इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को रीबिल्ड किया जाता है थ्रू फिजिकल एंड मॉनेटरी मेजर्स। ठीक है, अब हमारी गवर्नमेंट जो अभी गवर्नमेंट गवर्नेंस सिस्टम्स है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, उनके लिमिटेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, पहली बात तो अपॉर्चुनिस्टिक और नेशनलिस्ट पॉलिटिकिंग, मतलब जीनोफोबिक पोस्चरिंग करना। जीनोफोबिक क्या होता है, यानी कि जो दूसरी कंट्री के लोग हैं उनके अगेंस्ट डिसलाइक दिखाना। तो जैसे अभी ट्रम्प क्या कर रहा था, उसने क्या किया था कि वायरस को चाइनीज़ वायरस वगैरह बुलाना। ठीक है, तो ये क्यों करती हैं गवर्नमेंट्स, अभी क्यों कर रही हैं, ताकि जो अगर उनके मेजर्स यदि पूरे नहीं हैं और अगर वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो उनको क्रिटिसाइज़ करती है, तो उस चीज़ को डिफ्लेक्ट करना, मतलब उनके ऊपर आने वाले क्रिटिसिज्म को डिफ्लेक्ट करना बाय स्टरिंग अप इमोशंस ऑफ पीपल। ठीक है, मतलब जो भी क्रिटिसिज्म है उसको दूसरी कंट्री की तरफ मोड़ देना, तो ये क्या है, मतलब अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिकिंग है। तो इससे क्या होता है कि जो मल्टी डायमेंशनल इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो सकता था नेशंस के बीच में, वो नहीं हो पाएगा। और जो एपिडेमियोलॉजिस्ट, मेडिकल कम्युनिटी और रिसर्च साइंटिस्ट हैं, वो भी आपस में नॉलेज जो है और उसका जो क्योर है डिजीज़ का, उसको शेयर नहीं कर पाएंगे इजीली। ठीक है, और फिर जो सेकंड लिमिटेशन है वो है लैक ऑफ होल ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी। तो पैंडेमिक रिस्पॉन्स जो है उसको पॉलिटिकल विल और लेजिटिमेट लीडरशिप चाहिए होती है। तो जैसे एग्जांपल जर्मनी का है, वहाँ की जो चांसलर है एंजेला मर्केल, तो उन्होंने पूरे सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से मोबिलाइज़ किया, जिसकी वजह से यूरोप में जर्मनी की एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट हो गई। और वहीं आप दूसरी तरफ देख लो ट्रम्प का, तो वही था कि वो पूरे सिस्टम को मोबिलाइज़ नहीं कर पाए, लीडरशिप वो नहीं दिखा पाए, ऐसा विल नहीं दिखा पाए, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई। इसके अलावा वीक पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स ड्यू टू पॉलिसीज़ इन रीसेंट डिकेड्स। तो अब केरला जो था, आप उसका एग्जांपल यदि देखोगे तो हमेशा से केरला हेल्थ एक्सपेंडिचर में टॉप करता था। ठीक है, उसकी रैंकिंग हमेशा टॉप पे रहती थी, जिसकी वजह से वो पेंडेमिक को टैकल करने में काफ़ी सक्सेसफुल रहा। कहाँ एक टाइम था कि सबसे ज़्यादा केसेस केरला में थे, और अगर आप अभी जाके लिस्ट देखो तो केरला काफ़ी नीचे आ गया है। ठीक है,
इंडिया का स्टेटस यदि हम देखें तो अभी फर्स्ट स्टेज ऑफ रिस्पांस में तो इंडिया ने काफ़ी अच्छी तरीके से फ्लैटन कर लिया है एपिडेमिक कर्व को। और इंडिया का जो आउटरीच था टू सार्क फॉर रीजनल रिस्पांस वो भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था। एंड इंडिया जो है वो मल्टीलैटरलिज्म का इम्पोर्टेंस समझता है इस ग्लोबल इशू को टैकल करने के लिए, और इसलिए ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की बात की है इंडिया ने वैक्सीन डिस्कवरी में। और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल भी देखने को मिला है, जैसे पीएम ने सारे चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को कंसल्ट किया था। लेकिन एक दिक्कत अभी इंडिया में क्या है, जो कम्युनलाइजेशन किया जा रहा है पेंडेमिक का, उसको भी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, उसकी वजह से सोशल फैब्रिक को थ्रेटन कर दिया उस चीज़ में। ठीक है ना। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड इशू एफटी, ये अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो है वो 9th लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड है, और उसने अभी अपने 6 मैनेज क्रेडिट फंड्स को क्लोज़ किया है, जिनका कंबाइंड एसेट जो था उसके मैनेजमेंट में वो 28,000 करोड़ का था, यानी 25% अपने एसेट्स को। और उसने इसका रीज़न दिया है कि बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी कम हो गई है कोविड की वजह से, और जिसकी वजह से वो इन स्कीम्स को बंद कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ये फाइनेंशियल व्हीकल्स होते हैं, मतलब जो कई सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे को साथ में कलेक्ट करते हैं, जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है वो उनसे लेकर और उनको सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। ठीक है। और वही एलोकेट करता है और जो इनकम आती है फिर उसको प्रोड्यूस करता है फॉर द इन्वेस्टर्स। तो इसके मेरिट्स क्या हैं, तो म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो अलग अलग एसेट्स में किया जाता है, डाइवर्सिफाई किया जाता है, मतलब किसी एक ही पर्टिकुलर कंपनी में नहीं किया जाएगा, अलग अलग जगहों पे किया जाएगा, जिसकी वजह से रिस्क जो है वो घट जाती है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये जो मैनेजमेंट फ़ीस होती है, जो मैनेजर्स होते हैं वो काफ़ी ओपेक टाइप का सिस्टम रहता है और काफ़ी ज़्यादा फ़ीस होती है, और जो इन्वेस्टर्स का कंट्रोल होता है खुद का वो चला जाता है, और वही कि मार्केट रिस्क के अधीन है, तो मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से म्यूचुअल फंड्स वल्नरेबल होते हैं, जो कि अभी हमने देख लिया। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की साइकिल दी हुई है, तो आप देख सकते हो कि इन्वेस्टर्स जो हैं किस तरीके से अपना मनी यहाँ पे पूल करते हैं, फिर फंड मैनेजर को देते हैं, वो सिक्योरिटीज़ चूज़ करता है कि किस में डालना है, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, ये सिक्योरिटीज़ रिटर्न्स जनरेट करती हैं, और जो रिटर्न होते हैं वो वापस इन्वेस्टर्स को भेज दिए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। अब जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है उसने क्लोजर क्यों अनाउंस किया है, क्योंकि जो 65% जो उसके उनके पोर्टफोलियो में स्कीम्स थी वो ऐसे बॉन्ड्स में थी इन्वेस्टेड जिनकी रेटिंग AA या उससे कम थी। तो लोअर रेटेड बॉन्ड से क्या होता है कि ये रिटर्न तो वैसे ज़्यादा देते हैं लेकिन इनका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो अभी मार्केट रिस्क के अधीन है, तो अभी कोविड हो गया तो फिर घाटा भी बहुत हो गया। तो इस टाइम पे ऐसे बॉन्ड्स होते हैं वो लीस्ट सॉट आफ्टर होते हैं, और इसकी वजह से इनका डिप्रिसिएशन बहुत तेज़ी से होता है। तो जो फंड मैनेजर है वो इंटरेस्ट नहीं जनरेट कर पाते हैं और प्रिंसिपल पेमेंट भी देना मुश्किल हो जाता है इन्वेस्टर को। अब इस वजह से क्या हो गया है कि जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है उनको अपने एसेट्स को लिक्विडेट करना पड़ेगा, और फिर पैसा जो है वो इन्वेस्टर्स को लौटाना होगा। तो एकदम से इन एसेट्स को वो लिक्विडेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बायर्स बहुत कम मिलेंगे इस टाइम पे, क्योंकि ये एसेट्स ऑलरेडी लो रेटेड हैं, और इन्वेस्टर्स को इसलिए वेट करना पड़ेगा। और अगर बायर मिल भी जाता है तो वैल्यूएशन जो है उनके एसेट्स का वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को लॉस भी उठाना पड़ सकता है। ओके। इसका इम्पैक्ट क्या है, तो फंड मैनेजर्स जो हैं तो अब उनको लगेगा कि वो हायर रेटेड पेपर में ही ज़्यादा वो करें, इन्वेस्ट करें, जिसकी वजह से और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा बॉन्ड मार्केट में। फिर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा म्यूचुअल फंड्स में। तो लोग क्या है जो अभी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा सेव करने लगे थे वो अब इनफॉर्मल मींस निकालेंगे सेव करने के, जैसे गोल्ड परचेज वगैरह, जो कि सर्कुलर इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में नहीं है। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है कि ज़्यादा लिक्विडिटी बनी रहती है, जिसकी वजह से पैसा जल्दी जल्दी पूरी इकोनॉमी में फ्लो करता है और ज़्यादा जनरेट होता है। लेकिन ये गोल्ड परचेज करके एक जगह वो एसेट पड़ा रहेगा तो उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। ओके।
और क्रेडिट अवेलेबिलिटी पे भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि डेट के जो फंड्स होते हैं वो कॉरपोरेट्स को फंड करने में सबसे ज़्यादा की सोर्स होते हैं उसके। और अब अगर म्यूचुअल फंड्स में लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ये क्रेडिट भी जो है वो स्क्वीज़ हो जाएगा, और कॉरपोरेट्स के उनको भी पैसा इजीली नहीं मिलेगा, ठीक है। Now, government has directed states to provide relief to construction workers under Building and Other Construction Workers Act of 1996। तो BOCW एक्ट था 1996 का, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए है। और ये क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट और कंडीशंस रेगुलेट करता है ऑफ सर्विस ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। और इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं वो लेवी और कलेक्ट करते हैं सेस एट 1 to 2% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसका फिर यूज़ किया जाता है इन वर्कर्स के लिए ही बाय रिस्पेक्टिव स्टेट BOCW बोर्ड्स। तो अभी पेंडेमिक के टाइम पे क्या दिक्कतें आ रही हैं असिस्टेंस प्रोवाइड करने में कैजुअल वर्कर को। पहली बात तो ये जो चीज़ है ये डिपेंडेंट होती है फॉर्मलाइजेशन पे, तो केवल जो रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वही इन वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब दिक्कत दूसरी है, यही है कि वर्कर रजिस्ट्रेशन कम है। तो केवल 60% जो कंस्ट्रक्शन वर्कफोर्स है इंडिया का वो रजिस्टर्ड है, और वर्कर्स के अंदर अवेयरनेस भी नहीं है कि वो स्कीम से, इस लेजिस्लेशन से क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। और कैपेसिटी जो है एक्सपेंडिचर की वो लिमिटेड स्टेट कैपेसिटी है। तो जैसे कुछ स्टेट्स हैं जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह, अगर वो मनरेगा के रेट पे मतलब 202 रुपये पर प्रतिदिन के हिसाब से यदि वो सारे वर्कर्स को देने लगते हैं तो छत्तीसगढ़ बैंकरप्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल है, ऐसे कई स्टेट्स होंगे। और हर स्टेट के अक्रॉस वेरिएशंस भी है, जैसे जो 6 स्टेट्स हैं तमिलनाडु, यूपी, MP, उड़ीसा, राजस्थान और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे 54% ऑफ द रजिस्टर्ड वर्कफोर्स है, लेकिन इनके पास में जो सेस फंड कलेक्ट किए हैं केवल 32% कलेक्ट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में इंटरस्टेट माइग्रेंट्स का इशू है। तो जो स्टेट BOCW बोर्ड होते हैं वो इन दूसरे स्टेट से आने वाले माइग्रेंट्स को रजिस्टर करने में रिलक्टेंट होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल इंसेंटिव। इनको कोई खास पॉलिटिकल इंसेंटिव नहीं मिलता। भाई बाहर का आया हुआ है ना, वोट वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा तो काहे के लिए इन लोग मतलब रजिस्टर करें, तो इसलिए थोड़ा कतराते हैं, ठीक है। नाउ देवनाहल्ली पोमेलो एक इंडेंजर्ड सिट्रस फ्रूट है। तो अब इसको रिवाइव और कंजर्व करने के लिए केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बेंगलुरु का, उन्होंने प्लांटेशन ड्राइव शुरू करी है इस रीजन